हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में डे 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था एलजेब्रा 8 मार्क्स का है, लेकिन बेटा एलजेब्रा जो है 10 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का नहीं है। इसमें जो है 2 चैप्टर्स आपके हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसको जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और जो ये चैप्टर हैं, ये चैप्टर 8 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर जो हैं, ये पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये रिलेशन एंड फंक्शंस, और ये सेकंड चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 2 चैप्टर जो हैं वो 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये टोटल कितने मार्क्स के हैं? 8 मार्क्स के। और जो अलजेब्रा अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वो जो है 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये 8 मार्क्स का है। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो मैं आपको बता दूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। तो देखिए, इसमें क्या है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये डेफिनेशन अब मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद भी हो गई होगी। सिमेट्रिक if a1 a2 belongs to r implies that a2 a1 belongs to r, ठीक है ना। ये हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए एक मैं अभी एग्जांपल भी लूंगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, if a1 a2 belongs to r and a2 a3 belongs to r, this implies that a1 a3 belongs to r for all a1 a2 a3 belongs to a, ठीक है। ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, क्लियर। तो कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, आपने किए भी होंगे क्वेश्चन, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। और दूसरे ट्रायंगल के वो क्या है, T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है होगा, इसलिए जो है सिमेट्रिक हो गया। और रिफ्लेक्सिव में T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरीके से कई सारे रिलेशंस हैं, आप लोगों ने क्वेश्चंस मैंने दिए थे, किए होंगे। अब देखिए, एक डेफिनेशन आपकी ये और है 1-1 की डेफिनेशन, और एक बार देख लीजिए 1-1 की डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन f x टेंड्स टू y इज डिफाइंड टू बी 1-1 और इंजेक्टिव। इसको हम 1-1 बोलते हैं या इंजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव 1 मैंने आपको बताया था। ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2। ये हम लोगों ने किए थे ना, 2 क्वेश्चंस किए थे। मैंने क्या कहा था, fx1 इक्वल टू fx2 हम लोग पुट करेंगे, और अगर हमारा आ जाता है x1 इक्वल टू x2, इससे आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये 1-1 है, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। क्या, a function f x tends to y is defined be 1-1 or injective if the images of distinct elements of x under f are distinct, ठीक है। मतलब डिस्टिंक्ट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, अलग एलिमेंट के लिए अलग इमेज। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम मैनी वन फंक्शन बोल देते हैं, सिंपल। और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए देखिए डेफिनेशन है, f a function f is such that x tends to y is said to be onto। onto को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। मैंने आपको बताया था, if every element of y is the image of some element of x under f, ठीक है ना। for every y, ये इंपॉर्टेंट है बस, for every y belongs to y there exists an element x in x such that fx equal to y। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये है, तो इसमें जो भी आपकी इमेजेस हैं, इन सब की जो है इधर प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर इसमें छूट गया, सपोज ये x है और इसको चलो y ले लेते हैं, x y में अगर कोई एलिमेंट छूट गया जिसकी इमेज प्री इमेज इसमें नहीं है x में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर ऑन टू नहीं होगा। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई? गुड। अब आगे देखिए, ये हमने रिकैप ले लिया बेटा। इसमें जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 और ये 5 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हाँ, एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ
द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, सारे अगर हैं तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, ये पांचों डेफिनेशन आपको याद अब तो होनी ही चाहिए आज। क्लियर? याद है? अब आगे चलते हैं। अब आज हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है वो देख लीजिए। जो मेन टॉपिक आज हमारा है वो ये है कि भाई अब हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज देखेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने है। ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसमें एक भी कहीं भी कोई वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का कि आपको याद नहीं है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और इससे रिलेटेड जो वीडियो है जो मैंने पहले बनाया है उसको आप देख लीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, जरूर जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे ग्राफ बना के आपको सिखाया है। और ग्राफ इसलिए बनाया है बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताने के लिए बता दिया। ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है आपको। ग्राफ से क्या होता है, बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं, क्योंकि विजुअल जब सामने आता है, ड्राइंग होती है, तो उससे क्या होता है, चीजें जल्दी आसानी से याद होती है। तो इसलिए वो वाला वीडियो आप जरूर जरूर देख लीजिए। क्लियर? अब देखिए, जैसे इसमें कहा गया साइन इनवर्स, जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स का जो ये क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। ठीक है, तो ये देखिए, इसका डोमेन -1 से 1 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात हो रही है, और इसका रेंज जो होता है कितना होता है, -π/2 से π/2। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आप अच्छा तरीका ये कर सकते हैं, आप अगर साइन को देखें ध्यान से और टैन को देखें, देखिए साइन और टैन को देखिए, तो इसका जो रेंज आप देख रहे हैं, इसका -π/2 से π/2 है, और इसका रेंज भी देखिए -π/2 से π/2। क्या फर्क है? सिर्फ इतना सा फर्क है। इसमें जो है ये देखिए, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, और इसमें ये देखिए ये ओपन इंटरवल यूज हुआ है, बस इतना सा अंतर। ठीक है, साइन और टैन की, इसका मतलब दोनों की रेंज -π/2 से π/2 हो गई। क्लियर? अब जरा आप कॉस को देख लीजिए। कॉस इनवर्स को अगर आप देखेंगे, कॉस इनवर्स का जो रेंज है 0 to π है, क्लोज इंटरवल है। अब जरा कॉट को देख लीजिए, कॉट को देख लीजिए, ये लीजिए कॉट को देखिए, इसका भी 0 से π है। ठीक है, अंतर क्या है, ये क्लोज इंटरवल है और ये आपका ओपन इंटरवल है। ये मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए साइन जो होता है, साइन, और ये देखिए ये है कॉसिक। अब जरा देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं एक चीज, इसमें देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं इसको ले लेता हूं कॉसिक, कॉसिक इनवर्स का अगर आप देख रहे हैं कॉसिक इनवर्स, तो देखिए ये कितना है, साइन, साइन का जो था -π/2 से π/2, इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉसिक में 0 नहीं होगा, 0 को आप हटा दीजिए तो इसकी रेंज आ जाएगी। कैसे? क्योंकि -π/2 से π/2 आप ले रहे हैं साइन को, और कॉसिक, समझ रहे हैं ना, तो आप जब आप ग्राफ इसका देखेंगे तो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए 0 हमने हटा दिया। क्लियर? और जब आप कॉस को देखिए और सेक, दोनों की जो है रेंज एक ही है, बस इसमें क्या है, π/2 आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे भी बेटा याद हो, जो भी ट्रिक आपको लगानी है, जैसे भी करना, मैंने एक छोटी सी आपको हेल्प करी, और आप जो है इसको याद करना ही है जैसे भी आप कर पाए। ठीक है, अब देखिए इस पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? देखिए, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन एक हमारे पास है, क्या कह रहा है ये बोल रहा है साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। हम कुछ, ये क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, इसमें कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, भड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से पेशेंस के साथ। साइन लिखा आपने, π/6 आपने लिख दिया, माइनस आपने लिख दिया साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, जल्दबाजी क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस का बहुत बड़ा गेम है। माइनस और प्लस में पूरी सब चीजें चेंज हो जाएंगी। अब देखिए, जो चीज हमें आती है वहां शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या आता है, मुझे ये आता है कि भाई अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है, साइन इनवर्स -√3/2, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, भाई साइन इनवर्स, और माइनस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन √3/2 क्या होता है, √3/2 साइन की अगर मैं बात करूं, साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, π/3 की। अब ये तो पता होगा, 60 की वैल्यू होती है ना, ये हो गया। तो देखिए ये इस तरीके से हुआ। इसका मतलब अगर मैं एक चीज और यूज कर लूं, साइन
जो इनवर्स माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको सिर्फ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या बचा, माइनस का पाई बाई 3 बचा। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पोर्शन है इतना, इसकी वैल्यू जो है ये कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 3, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, आपने कर लिया। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करते हैं, इसको हमने लिखा साइन, तो मैंने इसको लिख दिया पाई बाई 6 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस पाई बाई 3। सिंपल। तो देखिए ये कितना हो गया, साइन, ये आ गया पाई बाई 6, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस पाई बाई 3। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन, और ये देखिए इसका एलसीएम आप लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो पाई प्लस 2 पाई, यानी कि 3 पाई बाई 6। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और कर दूं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, साइन साइन 3 पाई बाई 6, साइन 3 पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 2, और साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि इसका जो आंसर आया वो कैसा है, 1। आपको समझ में आया ना, कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, सिर्फ हमें √3/2 की वैल्यू पता थी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब ये अभी तक जो हमने पढ़ा उसका क्या यूज होने वाला है वो देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है साइन इनवर्स कॉस 43 बाई पाई। तो जरा देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने कॉस 43 पाई बाई 5 लिखा मैंने, क्योंकि हमें शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। अब आप देखिए 43 पाई बाई 5 क्या इस रेंज में आ रहा है, कॉस की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई होती है ना, ये देखो ये वाला है, देखिए ये 0 से पाई, क्या ये जो है 0 से पाई के बीच में आएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आपको जानते हैं पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, कॉस, मैंने 5 से इसे डिवाइड कर दिया, तो 8 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, ये ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो ये अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, 8 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 मैं लिख सकता हूँ ना। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, देखिए अगर मैं पाई की बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ यहाँ जाता हूँ तो 1 पाई हो गया, यानी ये 2 पाई हो गया, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि सब यहाँ पे आएगा, और उसके बाद प्लस 3 पाई बाई 5, इसका मतलब ये यहाँ से आगे जाएगा तो ये कितना होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और 2 पाई या पाई के साथ चल रहा है, पाई का मल्टीपल है तो कॉस कॉस में ही रहेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 3 पाई बाई 5, इसकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप इस बात को, तो ये वैल्यू आएगी। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करता हूं, मैं ऐसे लिखूं, साइन इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 5, यानी कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 43 पाई बाई 5 को मैं 3 पाई बाई 5 लिख सकता हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं बस आपसे। ठीक है ना, और कैसे लिख सकता हूं वो मैंने बताया, 5 की टेबल तो आपको आती है ना, फिर से मैं बता दूं, 43 बाई 5 है तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 8 प्लस 3 बाई 5 हो गया। ये देखिए एलसीएम लेके देख लीजिए आप, हो गया ना, 8 प्लस 3 बाई 5, तो ये इस तरीके से आ गया। और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई प्लस थीटा की जब आप बात करते हैं तो कॉस कॉस में ही रहेगा, माइनस प्लस का जहां तक है तो वो क्वाड्रेंट से पता चल जाता है कि क्वाड्रेंट में क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, अ सिल्वर टी, टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। अ सिल्वर टी कप, अ सिल्वर टी कप, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ये बचा। अब देखिए प्रॉब्लम जो है वो क्या है, बेटा बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को पढ़िए, आपको कभी दिक्कत नहीं आई। देखिए अब जैसे यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, तो इनका तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा साइन और कॉस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स, यानी कि इस कॉस को मैं क्या कर सकता हूँ, साइन में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 90 माइनस थीटा अगर मैं कर दूं, मतलब ये तो मुझे पता है ना, देखिए मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो
मतलब ये सेम है ना, साइन अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख दिया हमने। चलो इस तरीके से हो गया, ठीक है, क्लियर है अभी तो। अब यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व होकर क्या आ गया, सीधे सीधे आ गया π/2 माइनस 3π/5, ये आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, tan एलसीएम हो गया मेरे पास, तो ये हो गया 5π माइनस, यानी ये हो गया 6π, यानी कितना होगा, -π/10, ये आंसर आया, -π/10 आंसर आना चाहिए। जरा इसको एक बार बेटा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। मैंने इसको क्या किया, 5 2 एलसीएम 10 हो गया, तो 2 5 जा, ये आ गया 5 × 5 माइनस 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 6π, 5π में से 6π जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का -π/10 आंसर आया। कैसे आ गया, आपको समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलिए, जो आपको पता है वहां शुरू करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने कहां से शुरू किया, क्वेश्चन हमने यहां से शुरू किया, इस जगह से, ठीक है ना, इस पोर्शन से हमने क्वेश्चन को शुरू किया, यहां से शुरू किया, ठीक है, यहां से शुरू किया, और उसका जो चीजें हमें आती गई उनको हम एक एक करके जोड़ते गए, ठीक है। मैथमेटिक्स में कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बेटा नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको क्या आ रहा है, ठीक है ना, उस पर फोकस मत करिए जो नहीं आ रहा है, जो चीज आ रही है उस पर फोकस करना है और वहीं से शुरुआत करनी है आपको, ठीक है। और जब आपको भाई, जब आपका सारा चीज पढ़ी हुई है बेटा, तो उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ तो आता होगा। जब आप वहां से शुरुआत करेंगे जो आपको आता है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो चीजें आप लिंक करते जाइए और क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं इतने बड़े क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इसको देखिए, ये लिखा है जैसे cos 2π/3, sin -π/6 और tan 3π/4, ये 3 वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या 2π/3 से, अगर मैं cos इनवर्स cos 2π/3 है तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 से आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, प्रॉब्लम है या नहीं है, तब बात पता चलेगी कि इसका जो डोमेन था वो क्या था, 0 से लेके पाई था ना, इसका 0 से पाई, तो 2π/3 का 0 से पाई के बीच में आएगा या नहीं आएगा, आप ये देखिए, आएगा। इसका मतलब इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे प्रॉब्लम है आपको साइन -π/6 से, तो देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो आप ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, साइन -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत 3π/4 से है, 3π/4 से, तो देखिए 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो मैं 3π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं आपको tan का पहले दिखा देता हूँ। देखिए tan इनवर्स से अगर मैं tan कैंसिल कर दूं तो जरा tan में आइए आप, देखिए इधर देखिए जरा ध्यान से, एक चीज देखिए बेटा, एक चीज समझ में आ जाएगी तो सब समझ में आ जाए, -π/2 से π/2 के बीच में tan इनवर्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 3π/4, तो 3π/4 क्या उसके बीच में आएगा डायरेक्ट, बताइए, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, जरा इसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया, मैं अगर इसको ये मान लूं कि अलग अलग पार्ट हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये करता हूँ cos इनवर्स, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, 2π/3 ऐसे लिखा मैंने, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैंने इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया 2π/3। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो थीटा होता है, थीटा जो होता है वो किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आई, ठीक है। ये एक आंसर हो गया मेरा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं इसको cos इनवर्स, इसको इस पूरे को, अगर मैं मान लीजिए इस पूरे को क्या करूं, थीटा मान लूं, थीटा मान लूं तो, या x मान लूं, तो x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात हो गई, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब देखिए, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कैसे करूंगा, साइन, मैंने लिखा साइन इनवर्स, ये लिखा है साइन -π/6 ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसे लिखिए इसको, साइन इनवर्स और माइनस साइन π/6, और ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आप ऐसा करिए
कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रॉपर्टी हैं, ये आपको याद रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स से फिर साइन चला गया तो माइनस पाई बाई 6 आ गया ये। ठीक है, अब थर्ड टर्म जो है क्या है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, tan इनवर्स से tan हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो 3 पाई बाई 4 लिखने से आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये 3 पाई बाई 4 जो है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है। मतलब मैं इसका आंसर 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि x जो है बिलोंग करता है, ये देखिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। लेकिन ये वैल्यू जो है ये इसके बीच में नहीं आ रही, इसका मतलब 3 पाई बाई 4, इसका आंसर गलत होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये मैं क्यों नहीं लिख सकता, ये आंसर क्यों गलत है, गलत क्यों है ये जानना जरूरी है। सही क्या है वो तो आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए इसको मैंने क्या किया, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x इसके बीच में नहीं है इसलिए बात खत्म हो गई। तो मैं क्या करता हूं, अब आपको बता देता हूं फिर इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखिए, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया मैंने, पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 अगर मैं लिखता हूं तो इसका ना पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, आप एक बार देखिए, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4 की बात हो रही है। तो पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब हुआ, पाई तो यहाँ होता है ना, इधर 0 होता है, इधर पाई बाई 2 होता है। पाई माइनस का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, यानी tan नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस tan पाई बाई 4 और tan इनवर्स माइनस एक्स होता है बेटा माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा tan से tan कैंसिल हो जाए तो ये माइनस पाई बाई 4 आएगा। यानी कि 3 वैल्यूज हमने निकालनी। एक वैल्यू जो थी, सबसे पहली वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, देखिए एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू हमारे पास आ गई ये माइनस पाई बाई 4, एक वैल्यू आ गई ये, और एक वैल्यू आ गई ये 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गए। यानी कि अगर मैं सिंपल तरीके से आपको ये बोल दूं, आपको ये समझ में आ गया कि 3 पाई बाई 4 को हमें क्यों ऐसे करना पड़ा, 3 पाई बाई 4 डायरेक्ट 3 पाई बाई 4 आंसर क्यों नहीं आया, 3 पाई बाई 4 को हमने क्यों ब्रेक किया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा आप। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका आंसर कितना है, 2 पाई बाई 3, इस पार्ट का आंसर। इस पार्ट का आंसर क्या है, माइनस पाई बाई 6, इस पार्ट का आंसर। और इस पार्ट का आंसर कितना है, माइनस पाई बाई 4, इस पार्ट का आंसर है, मतलब ये 3 आंसर है। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा तो मैंने ऐसे लिखा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 4। मतलब ये क्वेश्चन लिखने के बाद ऐसे लिख लीजिए। अब ये आपने कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास 12 एलसीएम आता है। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 पाई माइनस 6 2 जा माइनस 3। तो ये देखिए कितना आया, 5 आ गया, 8 पाई माइनस 5 पाई बाई 12। तो यानी ये कितना आ गया, 3 पाई बाई 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, पाई बाई 4 इसका आंसर है। ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आया, 3 पाई बाई 4। आपको समझ में आ गई बात, क्या क्या मैंने किया, कितना। अब अगर कोई बाद में इसको देखेगा तो उसको तो कुछ भी समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है ना। तो आप समझ गए कैसे किया, सॉल्व किया। अब देखिए क्लियर है, मैंने आपको क्या बताया, जो चीज हमें आती है हम वहां से शुरू करते हैं, उससे शुरू नहीं करते कि जो चीज नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है, क्या यही क्वेश्चन ऊपर था, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, हाँ था। इसका आंसर क्या आया था, माइनस पाई बाई 4। तो अब तो कम से कम माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आया था, तो मुझे कम से कम अब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस वाले पार्ट को। अब ये बचता है भाई, क्लियर है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। अब देखिए इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इस वाले पार्ट को, किसको, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को मैं सॉल्व कर रहा हूं।
तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, कॉस इनवर्स। अब मैं इसको 13π/6 तो लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू है, कॉस को अगर मैं देखता हूँ, कॉस की अगर रेंज की बात करता हूँ, कॉस की जो रेंज आती है, रेंज जो है कॉस इनवर्स एक्स की क्या आती है, 0 से पाई आती है रेंज, 0 से पाई। तो 0 और पाई के बीच में 13π/6 नहीं है ना, तो इसलिए इसका मतलब हम इसको आंसर ऐसे नहीं लिख सकते। अब मैंने क्या किया, 6 से इसको डिवाइड किया, 6 2 जा 12 प्लस π/6, ये दीजिए। तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस। अब 2 पाई है, जरा ध्यान से देखें, ये पाई है, यहाँ 0 है, वो सॉरी ये π/2 है, ये 0 है, और ये कितना है 0 π/2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 3π/2, और ये आपका 0, और 0 को ही 2 पाई भी बोलते हैं, क्योंकि इधर से अगर आप राउंड पूरा करके आएंगे तो ये 0 और 2 पाई का सेम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो 2 पाई, तो कॉस 2 पाई है, पाई में अगर मल्टीपल होता है तो कॉस कॉस में ही रहेगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि प्लस π/6 है ना, तो 2 पाई के बाद प्लस हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये आएगा कॉस इनवर्स कॉस π/6, और π/6 आएगा, π/6 एक्सेप्टेबल है क्योंकि 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू है π/6 की, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर π/6 आना चाहिए। एक बात क्लियर हो गई, π/6 आना चाहिए। तो ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 13π/6 की वैल्यू कितनी आई, π/6, और ये tan इनवर्स अभी अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू क्या थी -π/4, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आप ले लीजिए, 12 लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2 पाई, हो जाएगा 3 पाई, तो ये आपका हो जाएगा -π/12, ठीक है। ये -π/12 हो गया। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको बच्चों किस तरीके से हमने किया। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी क्या करते हैं हम, कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ये वाला आंसर लिख देते हैं ये, ठीक है। और कभी कभी हमें ये करना पड़ता है, ये सब। तो सिर्फ फर्क क्या है, हमें रेंज देखनी पड़ती है। रेंज इसकी 0 से पाई थी, और ये 13π/2 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर यूज कर लेते, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात है जिसको आपको समझना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, वही कह रहा है tan इनवर्स, कह रहा है tan इनवर्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 2। तो देखिए, इस कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने का तरीका ये है, हमें यहां से सॉल्व करना होता है, इसको इधर से, तो आप यहीं से शुरू करिए। तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 cos इनवर्स √3/2, ये लिखा आपने, 2 cos इनवर्स √3/2। तो देखिए, समझने वाली बात इसमें ये है बेटा कि cos इनवर्स √3/2 वैल्यू किसकी होती है, √3/2 मतलब ये π/6 की वैल्यू है, 2 इंटू cos इनवर्स cos π/6, यानी कि हो गया π/3, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब cos, जब आप इसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो π/6 आया ना, 2 से मल्टीप्लाई तो π/3 हो गया, ठीक है। यानी कि इतने की वैल्यू आ गई π/3, मतलब ये जो रेड मैंने सर्कल बनाया है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/3, इतने की वैल्यू π/3 हो गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, ये देखिए ये आया। तो देखिए इसमें ही हो गया tan इनवर्स 2 sin, और ये 2 cos इनवर्स, इसकी सबकी वैल्यू कितनी आ गई थी, π/3, ये हमने अभी अभी किया, ये वाला ये आ गया। तो देखिए π/3 का मतलब फिर से आ जाइए 60, यानी कि ये हो गया 2 इंटू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 का मतलब क्या है, tan इनवर्स √3 का क्या मतलब है, आप ये बताइए। tan इनवर्स √3 वैल्यू किस में होगी, π/3 की वैल्यू होगी √3। अरे ये वैल्यूज तो याद है बेटा, कि ये भी नहीं याद है, मतलब हमने कैसे किया, tan इनवर्स tan, ये आपका √3 था ना, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स √3 को मैंने क्या लिखा,
tan π/3। ठीक है, ये देखिए तो ये आ गया π/3। क्लियर, ये इस तरीके से आंसर आया। ये वैल्यू तो याद होगी, 1/√3 वैल्यू होती है π/6 की और √3 वैल्यू होती है π/3 की। ठीक है, ये आसान था। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन को अगर हम करते हैं cos x और ये लिखा हुआ है, तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। देखिए किस तरीके से करने वाले हैं हम लोग, ऐसे हमने लिखा है इसको, tan इनवर्स, ये लिखा है cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए 1 के साथ ये साइन आया है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन जब आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कॉस हो जाता है तो कॉस के साथ तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, तो हम 1 को कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को हमें लिखना है तो हम इसको, एक मिनट, ऐसे लिख दीजिए आप, साइन 90 माइनस एक्स लिख दीजिए इसको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, और इसको लिख दिया 1 माइनस, अब साइन है तो इसको हमने क्या लिख दिया, कॉस 90 माइनस एक्स, ये लीजिए, ये आपने इस तरीके से लिखा। क्लियर, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से आपने लिखा। क्यों लिखा, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है, इसलिए देखिए अब आप देखिए, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं cos 2 थीटा का तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और क्या फार्मूला हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दो फार्मूले हो सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सा यूजफुल है वो हम देखते हैं। आप ऐसा करिए, tan इनवर्स, आपने इसको ऐसे लिख लिया साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 1। ठीक है, ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन ऊपर लगा हुआ है, तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और थीटा जो आपका जो है ये वाला क्वेश्चन था ना, ये cos 2 थीटा, तो ये देखिए, ठीक, तो ये देखिए 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ, इधर ये था, इधर ये π/2 है तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 अगर मैं लिखूंगा तो इससे अच्छा मैं ऐसे लिख दूं π/4 अपॉन x/2। ठीक है, ये समझ गए ना आप बात। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ये लिखा हुआ है साइन, अब देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर क्या लिखा हुआ है साइन, आप ध्यान दीजिए 2 थीटा की जगह लिखा है π/2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साइन इसका π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 और कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 2, ये लिखना पड़ेगा भाई, उसका हाफ करेंगे ना। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा/2 आता, तो वैसे थीटा/2 आ गया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए साइन, इसको आप ऐसे लिख दिया π/4 माइनस x/2, लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा, पूरा अपॉन करने से अच्छा है, तो 2 साइन और उसके बाद आ जाएगा कॉस π/4 माइनस x/2, ये आ गया। क्लियर, अब देखिए ये क्या आ गया नीचे, 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अरे भैया ये 2 है, ये x जैसा जो लग रहा है ना, ये 2 है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, स्लिप ऑफ पेन। हाँ, क्लियर। अब देखिए ये जो था 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और एक साइन से एक साइन उड़ा दीजिए, तो जरा देखें क्या होता है। तो ये जो आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, tan इनवर्स cos अपॉन साइन दिख रहा है, मतलब cot हो गया, cot π/4 माइनस x/2। वाह, तो देखिए अब tan इनवर्स, अभी cot है तो tan में बदलना पड़ेगा हमें, तो सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है, tan 90 माइनस थीटा, तो 90
माइनस किया तो ये हो गया π/4 और प्लस x/2। ये लीजिए साहब, ये माइनस लगाया तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो देखिए, तो ये tan इनवर्स से tan चला गया, ये देखिए तो π/2 में से π/4 जाएगा तो क्या बचेगा, π/4 प्लस x/2। ये देखिए आपका जो इतना बड़ा क्वेश्चन था उसका ये आपका आंसर आ गया, π/4 प्लस x/2। समझ गए आप क्या क्या किया हमने, π/4 प्लस x/2 इसका आंसर आया। ठीक है, समझ गए आप लोग बढ़िया से। कितने सारे इस क्वेश्चन को बेटा मैं जरूर आपसे कहूंगा, क्योंकि 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हुई है। ठीक है, कई सारे जैसे मतलब चीजें हुई हैं। जैसे यहाँ हमने क्या किया था, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस से, तो साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पे यूज की है, इधर हमने ये वाली चीज यूज की है। ठीक है, और अगर आपको इतना सारा लिखने में कहीं दिक्कत आती है तो आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे π/2 माइनस एक्स है ना, तो π/2 एक्स को आप y ले लीजिए, तो यहाँ y/2 लिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कॉस। कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले लें जिससे कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि भाई हम तो कर सकते हैं ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूं कि साइन क्या लिखा हुआ है, इनवर्स 3/5 को मान लीजिए क्या ले लेता हूं, x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल हो जाएगा 3/5, ऐसे हो गया मान लीजिए, साइन x की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं इससे cos x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, 4/5 आएगी। सिंपल, कैसे आई देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने ऐसे ले लिया और एंगल मैंने मान लीजिए x ले लिया, तो साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये है तो ये बेस हो गया। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 4/5 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी को क्या करता हूं, इस तरीके से ले लेता हूं, cot इनवर्स 3/2 को मैं मान लीजिए y ले लेता हूं, तो अगर मैं लेता हूं cot y इक्वल टू 3/2, तो cot y का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिख दिया ऐसे, ये मान लीजिए y है सपोज एंगल, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसमें हो गया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही आ गया। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा 9 और 4 13। ठीक है ना, तो ये हो गया √13। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद वो बताने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम बताऊं तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये आपका क्या है, ये बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें क्या था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। तो हमने क्या किया, ये किया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू जब आपने ली तो कितना होगा, √13, क्योंकि 9 + 4 13 हो गया। मुझे किसकी जरूरत है, तो मुझे जरूरत है, सपोज मैंने cos y निकाल लिया। चलो, cos y क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका 3/√13। ये लीजिए, ये सारी चीज आ गई हमारे पास। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, सारी चीजें मैंने क्योंकि सॉल्व कर ली, तो मैंने क्वेश्चन में गया तो cos, ये मैंने लिखा साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसको मैंने x लिया, इसको y लिया, मतलब इस चीज को मैंने x माना, इसको y माना, तो ये वास्तव में क्या दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है ना, cos x प्लस y, ऐसे दिख रहा है आपको। cos x प्लस cos y होता क्या है, ये होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये क्यों निकाले, cos क्यों निकाला, साइन क्यों निकाला, क्योंकि मुझे cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, अच्छा साइन y की भी जरूरत है, तो कोई बात नहीं, साइन y की जरूरत पड़ेगी ना, तो साइन y यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए, साइन y क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 2, और
ये है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस √13 ये लीजिए आ गया। अगर एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं तो सबकी वैल्यू है ना हमारे पास। देखिए cos x की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos x की वैल्यू है हमारे पास 4/5, हमने लिख दी 4/5। cos y की वैल्यू क्या है 3/√13 माइनस लगाई, sin x की वैल्यू क्या है 3/5 और sin y की वैल्यू क्या है 2/√13। ठीक है, तो देखिए एलसीएम तो मुझे लग रहा है 5√13 इजिली आ गया है ना। तो 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6/5√13। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपने क्या किया, आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। जैसे ये कॉस लिखा हुआ है तो अंदर हमें सॉल्व करके ये चीज लानी है। ठीक है, देखिए बेटा इस तरीके के क्वेश्चन जब हम लोग एक दो करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है ना, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको करने हैं। देखिए कॉस है तो मुझे लिखा कॉस, अगर ये a है और b है या x और y है तो cos x प्लस y की आइडेंटिटी होती है। तो cos x प्लस y की आइडेंटिटी क्या होती है, अगर मैं क्वेश्चन को यहीं से शुरू करूं, cos x प्लस y की आइडेंटिटी होती है cos x cos y माइनस sin x sin y। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये साइन तो है लेकिन उसके बाद और बाकी की वैल्यू की जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या, अब एक वैल्यू दी है तो बाकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने x ले लिया और इस दूसरे वाले को मैंने y ले लिया। तो ये एंगल अगर x है तो इससे sin x cos x सारे निकाल लिए मैंने, इससे cos y और sin y ये सब निकाल लिया। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दी, सिंपल कैलकुलेशन। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 3 आप लोग जो है बेटा वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 4 5 ये 6th है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 है, ये 8 है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ओरल हैं। जैसे इसमें देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी साइन इनवर्स एक्स की, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बेटा। ये आपको क्वेश्चन जो है इतना आपने ले लिया, उसके बाद ये ले लीजिए। इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है डेली का डेली। अगर आप बेटा इतना कर रहे हैं, आपने क्या काम करना है, सिर्फ इतना करना है आपको, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो टेबल याद करनी है। आज तक 2 दिन का कितना काम हुआ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन 1 और ऑन 2 इतनी डेफिनेशन। और ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली टेबल जो थी, ये टेबल आपको दिख रही ना, ये वाली टेबल, ये टेबल, इतना आपको याद करना है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना है बेटा। धीरे धीरे अगर आप काम करेंगे जितना आपको बताया जा रहा है, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से, जितने और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया। आपको अपनी ताकत तो आपको पता है ना, बाकी लोगों से क्या लेना देना। ठीक है, तो आप प्रूव करके दिखाइए अपने आप को। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।